हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कक्षा 11वीं स्टैटिस्टिक्स का मीन या सादा भाषा में अर्थमेटिक मीन पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। आज हम मीन को उठाएंगे स्टार्टिंग से, उसके बेसिक से और खत्म करेंगे बिल्कुल एंड तक, यानी कंबाइंड मीन भी आज ही की वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हर बार की तरह कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके ले लेना। पर अभी कुर्सी की बेड़ी टाइट कर लो क्योंकि तुम्हारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगले कुछ मिनटों में समाप्त होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के चैप्टरों को जो नाम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है या इसका मतलब क्या होता है? देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब वो सारे तरीके जो एक स्टैटिस्टिकल डेटा का एवरेज निकालने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। देखो, एवरेज किसी भी डेटा को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है और वो सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका होता है किसी भी डेटा को पढ़ने का। जैसे मैंने बोला कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, इनके स्टैटिस्टिक्स में 40 में से ऑन एन एवरेज 35 नंबर है, तो ये माना जाएगा कि ये क्लास पढ़ाकू क्लास है। हो सकता है इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेल भी हुए हैं, बट स्टिल क्योंकि एवरेज बहुत अच्छा है इसलिए माना जाता है कि भाई हाँ, क्लास जो है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट 35 के आसपास घूम रहे हैं। तो एक एवरेज पूरे डेटा को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। बेसिकली एवरेज दो प्रकार के होते हैं। एक मैथमेटिकल एवरेज, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जो मैथमेटिक्स वाले हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा एपी, जीपी और शायद भविष्य में पढ़ेंगे एचपी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब जो है मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आता है। दूसरे होते हैं आपके पोजिशनल एवरेज, यानी कि कोई एक पोजीशन बताते हैं। तो पोजिशनल एवरेज के अंदर तीन एवरेज हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। पहला मीन, देन मीडियन और आता है फिर आपका मोड। तो इन तीनों में से आज अपन इस मीन को, जिसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, खत्म कर रहे होंगे। तो भाई, अर्थमेटिक मीन, सादा भाषा में इसको मीन कहा जाता है। डिनोट करने के लिए एक्स के ऊपर एक बार लगाई जाती है। तो जहां पर भी आपको एक्स बार मिले, इसका मतलब है कि ये मीन बता रहा है। अब मीन आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर मीन को बहुत बार पढ़ा है। मतलब पूरा मैथमेटिक्स इसी से भरा पड़ा था। तो वो जो मीन आपने पढ़ा था सेम वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम ही टॉपिक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। तो अगर मीन का मैं आपसे एक बेसिक फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है एक मीन का बेसिक फॉर्मूला? टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम, यही होता है अपन ने अब तक जो पढ़ा है। यानी कि जैसे मान लो आपको 3 4 5 इन तीनों का मीन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इन तीनों को जोड़ दो, 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितने आइटम है, 1 2 3। ये हो गया आपका 8 चौक 12 और 3, तो ये आपका मीन आ गया 4। ये क्या कहलाता है? ये एक एवरेज है जो कि हमने इस पूरी सीरीज को डिनोट कर दी। जो फॉर्मूला हमने अभी आपको दिया, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम मतलब एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, ये एक ही फॉर्मूला है जो हर प्रकार के फॉर्मूले का बेस है। यानी आप चाहे इंडिविजुअल सीरीज पढ़ो, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ो, कंटीन्यूअस सीरीज पढ़ो, जितने भी मेथड अपन पढ़ने वाले हैं वो सभी मेथड ले दे के इसी फॉर्मूले को ही बार बार दोहरा रहे हैं। पर जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे उन सब में हमारी कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। जैसे हम जब इजी मेथड पढ़ते हैं, यानी कि ये मेथड है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैंने डेटा दे दिया 300 नंबर होगा और वो भी सारे 50,000 45,000 46,000 800 ऐसे बड़े बड़े नंबर है, तो ये वाले फॉर्मूले से आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुश्किल को सुधारने के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक फॉर्मूला। अब से जो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसी को स्टैटिस्टिक्स की टर्म में कैसे दिखाते हैं वो इधर देखिए। तो मीन को अब से हम एक्स बार से डिनोट कर रहे होंगे, इसके बाद मीन शब्द कहीं नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट चीज, जितने भी ये आइटम है इनको हम x1 x2 x3 इस नाम से डिनोट करेंगे। x मतलब वो आइटम, जब तक x के ऊपर बार नहीं लगा वो इंडिविजुअल आइटम है। जितने भी आइटम है अप टू सॉर्ट xn, xn मतलब जितने भी नंबर ऑफ आइटम है डिवाइडेड बाय n। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आज के बाद आपको मीन का याद रखना है, चाहे आप बड़े से बड़े किसी भी कक्षा के अंदर चले जाओ। जो ये वाला फॉर्मूला था इसको भूल जाना, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा बचकाना लगता है और ये 6 7 8 9 10 तक ही चलता है। अब से इसको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो कोई आपसे पूछे मीन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे x1 x2 x3 अप टू सॉन xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। मीन भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल मीन
और वेटेड मीन। हम पहले सिंपल मीन से शुरुआत करते हैं। सिंपल मीन क्या होता है? जो भी आपने पढ़ा है वो सब सिंपल मीन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो आपको दो चीजों का याद रखना है। मीन क्या है? एक एवरेज जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि एवरेज वैल्यू। अब मीन जो है वो इंडिविजुअल सीरीज में भी निकाला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी निकाला जाता है और कंटिन्यूअस सीरीज में भी निकाला जाता है। इन तीनों सीरीज के अंदर हम मीन कैलकुलेट करेंगे। हर सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। जो तीन बेसिक मेथड है, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड और एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड में क्या है ध्यान से समझ लेना, क्योंकि क्या होता है हम लोग ये सोचते हैं यार ये मेथड बहुत सारे नहीं है। आप अगर बात करोगे डायरेक्ट मेथड की तो ये 2 स्टेप के अंदर मीन निकाल देगा, पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। अगर हमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करनी है, नंबर हमारे पास बड़े हैं, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो तीनों मेथड हैं ये बता रहे हैं कि आपके पास जैसा डेटा है आप उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हो, इजी कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर गलती किस चीज में होती है? फॉर्मूला लगाने में नहीं होती, कैलकुलेशन करने में होती है। तो ये मेथड कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बने हैं। ठीक है, मैं तीनों सीरीज एक बार याद दिला दूं क्या क्या थी। तो इंडिविजुअल सीरीज कहती है कि आपके पास सिर्फ एक्स एक ही चीज होगी, इस तरीके से कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स के साथ एक एफ भी आ जाता है, फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। और कंटिन्यूअस सीरीज में आपको एक्स नहीं मिलता है, ये मिल जाता है, मतलब एक एरिया या रेंज मिल जाती है जिसके अंदर आपको काम करना है। तो तीनों में से कोई सी भी सीरीज हो हम मीन निकाल देंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी इंडिविजुअल सीरीज से। तो इंडिविजुअल सीरीज कहती है कि भाई हमारे पास सिर्फ एक एक्स है तो मीन कैसे निकालना है। तो जो हमने मीन बचपन से पढ़ा है उस तरीके से मीन निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग मीन कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, जो ये अपन ने पढ़ा था ना ये वाला, सेम यही तरीका है। देखो इसको हमें ना एक टर्म और लिख देंगे, समीशन एक्स अपॉन एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये जो चीज है ना इसको हम बोलते हैं एडिशन करना, ठीक है ना। सबमिशन बोलते हैं वैसे इसको, और सादा भाषा में इसका मतलब होता है ऐड करना। तो जहां पर भी आपको दिख जाए जैसे ये लिखा ये, यानी कि एक्स की जितनी भी टर्म है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तब ये आएगा। अगर कहीं आपको दिख जाए समीशन ऑफ एफ, तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उन सबको क्या बता रहा है ये, ऐड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो हमने बोला सारे एक्स को ऐड करो, तो हमने इसको लिख दिया समीशन एक्स अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ आइटम। देखिए, तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर है, अगर ये है तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जो हमने बचपन से पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड जो फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी सादा भाषा में एक्स को जोड़ दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहां से जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा ना, हर एक फॉर्मूले का मतलब भी बताऊंगा और साथ साथ में वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये भी अपन समझेंगे। जैसे देखो ये जो अज्यूम मीन मेथड है ना, इसके स्टेप भी बताएंगे अपन कि कैसे कैसे काम चल रहा है अपना। ठीक है, देखो समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये एक्स है, इसका समीशन, समीशन मतलब जोड़ दो, तो हम यहां पर इसको जोड़ देते हैं 98765। इन पांचों को अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। आप जोड़ के देख लो, मेरे पास थोड़ी ट्रिक्स है, नहीं मैंने पहले से नहीं देखा हुआ है, ये ट्रिक्स है थोड़ी। ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली, इसको ये 8 को इधर ले गए तो ये भी 7 बन गया, ये भी 7 बन गया, तो 7 5 जा 35। ये आ गया आपका समीशन ऑफ एक्स। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीन हम यूज करेंगे समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि समीशन ऑफ एक्स आ रहा हमारा 35 डिवाइडेड बाय एन, मतलब नंबर ऑफ आइटम, तो 1 2 3 4 5, टोटल आ गया आपका 7। तो हम यहां कहेंगे x बार इज इक्वल टू 7। यहां मैंने कहीं भी मीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मीन शब्द पुराना हो चुका है, x बार डायरेक्टली मीन को डिनोट यहां पर करता है। समझ में आ गया? तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। अब समझो अगर आपका डेटा इतना ही है तो हमें ऐसे अलग अलग मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती। पर अगर आपका डेटा बड़ा हो गया, लेट अस अज्यूम हमारा डेटा बन गया, कहां गया, ये रहा। अब इस डेटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे नंबर्स हैं। इतने सारे नंबरों को हम ऐड करेंगे तो हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए एक दूसरा तरीका इजाद करते हैं जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है? चाहे कोई सी भी सीरीज हो, मेथड तो यही है। ये कहता है कि आप मीन निकालने से पहले अपनी इच्छा से
एक मीन को अज्यूम कर लो। अज्यूम मतलब अपने अंदाजे से कोई भी मीन मान लो। ठीक है, तो यहां पर जो मेथड है वो क्या है, देखो इसी मेथड को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन। अब आप बोलोगे सर ये मेथड कैसे आगे बढ़ा, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो क्या बहुत आसान है। सबसे पहले पकड़ते हैं ये ए क्या है। तो ए का मतलब है कि आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एक एलिमेंट को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। जनरली वो एलिमेंट मिडिल का होना चाहिए, काफी आसान रहता है, क्योंकि अगर क्या है, मीन क्या है, मीन है सीरीज का बीच का नंबर। ठीक है, और एन एवरेज जो बता रहा है सीरीज को। तो अगर मैं इस पूरी डेटा में से 15 को मीन मान लूंगा तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आंसर फिर भी आएगा मेरा, पर मेरी कैलकुलेशन आसान नहीं होगी। मेरा मेन मकसद है यहां इस मेथड को यूज करने का कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। तो हम यहीं पे करते चलते हैं। तो मान लो हमारे सामने ये डेटा है जो 15 से लेकर 60 तक जा रहा है। तो इसमें मैं जो है ना, इसको पकड़ लूं, इस 40 को मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस 40 को मान लिया अज्यूम्ड मीन। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्या है, इसके बाद आता है समीशन ऑफ डी। तो समीशन ऑफ डी का मतलब क्या हो गया, डी को जोड़ दो। पर डी क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी का मतलब होता है डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए। जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है, इससे हमारा डेटा कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब सादा भाषा में अगर ये ए है तो x माइनस ए हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम डी बोल देंगे। तो डी का मतलब होता है x माइनस ए, यानी आपने जो मीन माना है उससे आपका डेटा कितना फ्लक्चुएशन में है। जैसे 15 माइनस 40 ये हो गया माइनस 25, 20 माइनस 40 माइनस 20, माइनस 10, माइनस 18, माइनस 15, ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20। समझ गए? तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है डी। इजी, क्लियर हो गया, इसको हम बोलते हैं डी। तो हमारे पास ए मिल चुका है, डी मिल चुका है। अब फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, समीशन ऑफ डी, यानी डी को जोड़ दो। तो भैया ये रहा डी, इसका समीशन मतलब इसको जोड़ दो। अब देखो कैलकुलेशन आसान कैसे हुई, ये हो गया 30, और इसको अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो ये कितना हो गया, 20 20 40 50 60 70 80 88। इजी हो गया। जो हम यहां सबको जोड़ते हैं, हमने सिर्फ 2-3 नंबरों को जोड़ा और हम बहुत ईज पे आ चुके हैं। एक बार कर ले, 20 40 50 60 70 80 और 88। ठीक है, तो 88 में से 30 गए तो कितने बचे, माइनस 58। ये क्या आ गया हमारा समीशन ऑफ डी। अब मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला है a प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय n। ये ध्यान रखना, ये पहले डिवाइड होंगे, ये बाद में ऐड होगा। समझ गए? तो हमने अज्यूम मीन लिया 40 को, ये आ गया माइनस 58 डिवाइडेड बाय n। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर। 40 अपॉन 58 अपॉन 8 आप करो तो 8 की टेबल में आता है 7 टाइम 0.25। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 58 डिवाइड बाय 8। देखो भैया, तो 40 माइनस 7.25, तो हमारे मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 32.75। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा है, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करा है, थोड़े छोटे नंबर्स में करा है। अब बोलोगे सर ये तो थोड़ी और लंबी हो गई, सोच के देखो इनके आगे एक एक जीरो और लग जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब हम डेटा बड़ा कर रहे हैं तब हम मेथड को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटा डेटा है तो डायरेक्ट मेथड, थोड़ा बड़ा डेटा है तो ज़ूम इन, और बड़ा है तो स्टेप डेविएशन। खैर इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन का जो मेथड है वो ज्यादा काम नहीं आता। मैं बोलता हूं भाई जीरो ही काम आता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ये दोनों मेथड को समझ लेंगे। चलिए, तो पहली सीरीज के बाद अब बात आ गई है दूसरी सीरीज की, यानी डिस्क्रीट सीरीज। आपके पास x है और उसके साथ एक फ्रीक्वेंसी है। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम किस तरीके से मीन कैलकुलेट करते हैं, तो आपको 10वीं कक्षा याद होगी। अगर याद नहीं भी है तो देखो हम कैसे पहले ही सीरीज से इसका आंसर निकालते हैं। हमारी पहली सीरीज में मीन कैसे निकाल रहे थे, ऐसे, यानी सारे नंबरों को जोड़ो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। सेम फॉर्मूला है जो इसमें लगता है, बस आपको सीरीज पकड़नी है। मैंने बोला ये 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब क्या होता है,
पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ये इसका मतलब। मैंने बोला 20 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये हो गया 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये कितनी बार आया, डेटा बहुत बड़ा था पर क्योंकि रिपीट हो रहा था तो फ्रीक्वेंसी के तरीके से दिखा दिया गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 20 मल्टीप्लाई बाय 4। यही चीज चल रही है अपनी। ठीक है, ये क्या है? ये है x, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बना वो इसकी जगह क्या बन गया? समीशन ऑफ x की जगह आसान करने के लिए हमने बना दिया समीशन ऑफ fx। f इंटू एक्स। क्यों करा बेटा मल्टीप्लाई? इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा हो जाता अगर मैं इसको ऐड करता जाता। तो मल्टीप्लिकेशन का जन्म भी तो इसलिए हुआ था कि 2 को 10 बार ऐड करने से अच्छा है 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का जन्म इसी वजह से किया गया था। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला आया वो चेंज हो गया और हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx। अब फ्रीक्वेंसी ये यही बता रहा है कितनी बार है, तो आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो गया समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। अब कैसे निकालेंगे? देखो आंसर बहुत आसान है। आपको फॉर्मूला पढ़ना आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? समीशन अलग रखो, fx मतलब f मल्टीप्लाई बाय x। हमारे पास f है, x है, मल्टीप्लाई कर दें f डॉट एक्स। देखो भाई 10 5 जा 50, 20 इंटू 4 80, ये हो गया तुम्हारा 90, ये हो गया 240 और ये हो गया 100। ये हो गया बेटा आपका fx। ऐड कर ले इसको। इसके बाद क्या है? fx निकल जाए तो फिर उसका समीशन कर लो, मतलब ऐड कर लो। देखो भाई ऐड कर लेते हैं। 50 ऐसे करूं कैसे करूं? देखो दो तरीके हैं इसको ऐड करने के, मैं वो तरीका बताता हूं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि पेपर में आसानी हो जाए। जब भी कैलकुलेशन की बात आती है आपको पता है इनको ऐड करना है तो लिखने का तरीका बदल डालो। कैसे? जब हम बचपन में लिखते थे वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, इस तरीके से हम लिखेंगे। जब ऐसे लिखोगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इससे पहले जिस तरीके से लिखा था उससे मैं ऐसे ऐड कर सकता था, वो पुराने तरीके से ऐड नहीं कर सकता। मुझे पता है ये 0 0 0 0 0 8 और 9 कितना हो गया? 17, 17 और 5 हो गया 22, 22 और 4 हो गया 26, हासिल का 2, 3 2 5, 560। इजी, आसान हो गया। 560। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर चाहिए समीशन ऑफ fx जो हमने निकाल दिया 560 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f यानी फ्रीक्वेंसी का समीशन। ये रहा f, इसका समीशन, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 और 4 और 3 और 6 और 2, तो ये हो गया 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20। ये लो, ठीक है जी, ये लो। कितना हो गया? 56 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2 बारी में गया और ये 8, मीन इज इक्वल टू 28। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, एक बार मैं भी देख लेता हूं। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर सही आ रहा है क्या? बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा है। ठीक है, इजी हो गया। अब सोचो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो, सोचो ये फ्रीक्वेंसी 5 की जगह 15 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर कैलकुलेशन यहां मल्टीप्लाई भी बहुत बार करना पड़ेगा, फिर डिवाइड भी कई बार करना पड़ेगा। तो अपनी कैलकुलेशन को सुधारने के लिए, इजी करने के लिए, हम जब नंबर बढ़ जाते हैं तो डायरेक्ट मेथड की जगह अज्यूम्ड मीन मेथड जो डायरेक्ट सीरीज में लगाया था उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो क्या है अज्यूम मीन मेथड? वही सेम टू सेम। मैं पहले बताता हूं अपन ने अभी क्या इस्तेमाल करा था। जो पिछली सीरीज में अपन ने अज्यूम मीन मेथड इस्तेमाल करा था वो ये था, डायरेक्ट सीरीज। अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, काम खत्म। ए प्लस डी की जगह हो जाएगा एफ इंटू डी और एन की जगह हो जाएगा समीशन ऑफ एफ। हो गया आपका फॉर्मूला तैयार, खत्म। यही है फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं है। डी की जगह क्या हो गया? एफ डी और एन की जगह क्या हो गया? एफ। काम खत्म। ठीक है जी, तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अज्यूम मीन मेथड आपका ये है। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं देखो जो आपको समझ में नहीं आ रही है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ए, अज्यूम्ड मीन। तो वन एलिमेंट हैज टू बी टेकन एज अज्यूम्ड मीन, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। डी, अभी अपन ने पढ़ लिया डी का मतलब क्या होता है।
एक्स माइनस ए एफ फ्रीक्वेंसी पता है अपने। ठीक है, तो एक डेटा लेते हैं, वही वाला डेटा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको पता है इसका आंसर 28 आना चाहिए, तो अगर हम गलत कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये, और ये भी पता चल जाएगा कि तीनों मेथड से कौन से मेथड में कैलकुलेशन छोटी रहती है। ये मत देखना कि डायरेक्ट आंसर किससे आ गया, ये देखना कि कौन से मेथड से कैलकुलेशन छोटी रहती है। ठीक है, तो अभी जो हमने सबसे पहले इसको किया था ऐसे, तो यहाँ 560 आया था, इसको मल्टीप्लाई करा था, फिर डिवाइड करा था, तो 2-3 चीजें थी। अब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले करते हैं अज्यूम्ड मीन। तो हमने ये ले लिया अज्यूम्ड मीन 30। ठीक है, पहला स्टेप हो गया अपना अज्यूम्ड मीन। कहां गया रे, इधर है। ये हो गया अज्यूम्ड मीन। फिर आपको डेविएशन निकालना है, मतलब डी निकालना है। तो डी होता है एक्स माइनस ए, जिसको हम डी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये लो, एक्स ये रहा, ए ये रहा, ए है अपना 30, तो ये हो गया -20, -10, 0, 10 एंड 20। ठीक है जी, आगे क्या करना है, डी को एफ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये लो, ये एफ डॉट डी। ठीक है जी, तो एफ डॉट डी में यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डॉट डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ए आ गया, एफ डॉट डी निकाल रहे हैं अभी अपन, तो ये रहा एफ, ये रहा डी, -100, -40, 0, 60 और 40। ठीक है जी, बस खत्म। समीशन ऑफ एफ चाहिए तो समीशन ऑफ एफ ये रहा। हाँ भाई, दोनों चीजें आ गई। हाँ, सबसे पहले एफ डी का समीशन, ये एफ डी ये रहा, इसका समीशन ये हो गया -140, ये हो गया 100, तो यहां से आ गया आपका -40। समीशन ऑफ एफ 20, फॉर्मूला पुट करें, देखो एक्स बार इज इक्वल टू क्या है भैया, ए 30 प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ, 1 2 1 2 -2, तो 30 -2 दैट इज इक्वल टू 28, और ये आ गया आपका मीन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, एनीवन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। जब हमने पिछली बार करा था तो मल्टीप्लाई भी मुश्किल था, डिवाइड भी मुश्किल था, पर अब की बार जब अपन ने किया तो मल्टीप्लाई भी आसान हो गया, डिवीजन भी बहुत ज्यादा आसान। तो डेटा अगर बड़ा होगा तो भी हमारी कैलकुलेशन इजी होती रहेगी। पर मान लो डेटा बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा कोई डेटा है, तो अगर इतना बड़ा डेटा है तो फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे मैंने बोला 10,000, 15,000, इसको मैं लिख दूंगा 10 और 15, आसान हो गया। ठीक है, बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एट द एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर तीसरा मेथड हमारा जन्म लेता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड बिल्कुल सेम है पिछले मेथड से, बस फर्क ये है कि यहां पर हम एक कॉमन फैक्टर से, चाहे उसको सी बोलो, आई बोलो, एच बोल लो, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन ने मैथमेटिक्स में देखा है कि किसी चीज को अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों चीज कर रहे हो, जैसे मैंने बोला 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय 3, ये कर सकते हैं अपन अपनी इच्छा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये मेथड का जन्म हुआ, बस हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसने एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर। कैसे, ध्यान से समझो। अब तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है शॉर्टकट मेथड का या अज्यूम मीन मेथड का, वो क्या पढ़ा था, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डॉट डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये अपन ने शॉर्टकट मेथड पढ़ा है, यानी कि अज्यूम मीन मेथड पढ़ा है। इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं, मैथ्स वाले बता देंगे इसको, अज्यूम्ड मीन। अब जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, बस इसमें क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या करा, इसी मेथड के अंदर एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा। एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा। सर ये कैसा डिवाइड हुआ, सर ये जो डी डैश है ना, डी डैश का मतलब होता है डी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी डैश लिखने का मतलब है हमने डी से डिवाइड भी कर दिया और फिर आगे मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला रहा है, बस यहाँ डी की जगह डैश लगा दिया, और क्योंकि डैश का मतलब डिवीजन हो गया तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब डरना नहीं है, कैसे होगा सर डी डैश कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो आपको फॉर्मूला पढ़ना आना चाहिए। मैंने अगर आपको बोला कि हमारा फॉर्मूला है ए प्लस समीशन ऑफ एफ डॉट डी डैश, तो हम पहले डी डैश निकालेंगे फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई, है ना। ऐसा नहीं कि एफ डी निकाल के फिर डैश लगा,
इसमें और इसमें बहुत फर्क है बेटा, ये आप कोरिलेशन में समझना, ये कोरिलेशन के फॉर्मूले कंफ्यूज करते हैं, आपको कर चुके होंगे अब तक। एक तो ये हो गया, एक हो गया ये, इसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई फिर डैश, और इसका मतलब है पहले डैश फिर मल्टीप्लाई, यानी पहले डिवाइड करो फिर गुणा करो। ठीक है, चलो करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो हमारे सामने सेम क्वेश्चन है, आंसर 28 आने वाला है। लेट्स चेक इट आउट, क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू सी। सी बोलो, आई बोलो, एच बोलो, तीनों सेम है, डरने की जरूरत नहीं है। सी मतलब कोई भी एक कॉमन फैक्टर, जैसे इसमें दिख रहा है 10 20 30 40 50, तो 10 का डिफरेंस है तो हमने 10 मान लिया है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 50 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा मानो जो दिख रहा हो, है ना। आप 50 मान लेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट पॉइंट ये है कि फिर 10 को 50 से डिवाइड करोगे तुम पहले ही 0.25 में फंस गए या 0.2 में पड़ गए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, ए मान लिया भैया ए। ठीक है, ए निकालने के बाद हमें डी डैश निकालना है। डी डैश होता है डी डिवाइडेड बाय सी, तो पहले हमें डी निकालना पड़ेगा, तो हम ए की मदद से निकालते हैं पहले डी। ये हो गया हमारा डी, यानी कि वही पुराना वाला मेथड, ये वाला, ये डी -20 -10 0 10 एंड 20। अब हमने डी निकाल दिया, तो डी के बाद हमें निकालना है डी का डैश। तो ध्यान से देखो, डी डैश, डी डैश का मतलब है डी डिवाइडेड बाय सी। सी मतलब कोई भी कॉमन डिफरेंस, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस सब में 10 दिख रहा है, तो मैंने डी को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 20/10 -2 -1 0 1 2। जो कैलकुलेशन टेंस में चल रही थी वो 1 2 में आ गई, इजी हो गई कैलकुलेशन। हाँ भाई, डी डैश आ गया। अब क्या करना है, इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए एफ डॉट डी डैश, हाँ भाई डी डैश ये रहा, एफ ये रहा, -10 -4 0 6 एंड 4। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड करना है, ये लो भैया समीशन ऑफ एफ डॉट डी डैश, ये कितना हो गया 10 और ये हो गया -14 -4, समीशन ऑफ एफ 20, वैल्यू पुट करें, x बार इज इक्वल टू a 30 प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश -4 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ 20 मल्टीप्लाई बाय सी। सी मतलब कॉमन डिफरेंस, क्या लिया था आपने 10। याद रखना ये प्लस के पहले ये वाली कैलकुलेशन होगी, उसके बाद हम इधर बढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा मत करना प्लस को इसमें ऐड कर लो, देखो ये गया ये गया ये गया, प्लस -2 और ये हो गया 28। इजी हो गया, पिछले से भी ज्यादा आसान हो गया। क्या फर्क रहा दोनों में, हमने पिछले में यहां पर आया था -40, अब की बार आया -4। बस हमने क्या किया, वो जो एक 40 का जीरो था ना वो देखो बाहर आ गया। तो इस फॉर्मूले में स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर को अलग निकाल के रख देते हैं कि भाई तेरे से बाद में गुणा कर लेंगे। वो नहीं होता अपन मैथमेटिक्स में करते हैं कि पहले एक है ना कॉमन निकाल लिया, जिसको बाद में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं आपको उससे समझाता हूँ, शायद आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम पहले एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो यही हमने किया है कि जो चीज कॉमन फैक्टर थी उसको साइड में कर दिया, अब बोले हम एंड में मल्टीप्लाई करेंगे, और हमने भी यहाँ एंड में आके मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया, ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब आ जाते हैं अपन कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें और डिस्क्रीट सीरीज में कोई इतू सा भी फर्क नहीं है। देखिए कैसे, चलो समझो। तो कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जहां पर आपको ये रेंज मिल जाती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो मीन निकालने के लिए हम इस रेंज को नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें इस रेंज से एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी बस, और कोई फर्क नहीं है डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। तो चाहे डायरेक्ट मेथड हो या कोई सा भी मेथड हो, सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, इससे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको, तो हम यहां पर एक मिड वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे m। क्या नाम दे देंगे, m। तो 0 और 10 की मिड वैल्यू क्या हो गई, 5 15 25 35 45। मेरे समझदार बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, मिड वैल्यू होती है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15। अब देखो फॉर्मूला देखोगे मजा आ जाएगा, समीशन ऑफ
एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। क्या फर्क आया है? ओ सॉरी, डी कहां से आ गया? एफ एक्स। हाँ, ये लो, ये था। अब क्योंकि हम x को नहीं ले सकते तो हमने x की जगह m को ले लिया। खत्म, कोई चेंज नहीं है, बस यही है फॉर्मूला। देख लो भैया, हम ऑब्वियसली बात है, इसको इससे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हमने एक मिड वैल्यू ले ली जिसको हम बता रहे, मतलब पहले ही मीन निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला सेम है। अगर आप इसको भूल जाओ तो क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है x और फ्रीक्वेंसी, वही तो सीरीज है सेम टू सेम। ठीक है, देखो तो भाई कैसे मीन निकालना है, f इंटू एम, ये f डॉट एम, 5 इंटू 20 100, ये हो गया तुम्हारा। अरे भाई ये तो कैलकुलेशन बड़ी होती जा रही है। हाँ भाई 25 इंटू 15 कितना हो गया भैया, 25 इंटू 15, ये लो इधर करें, किधर करें, इधर करो, 25 इंटू 15। देखो कैसे करना है। अब जब मल्टीप्लीकेशन आपके सामने आता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, दो तरीके और, या तो वो अपन कर रहे हैं कि 5 5 25 और फिर क्रॉस लगा के, एक दूसरा तरीका भी होता है, वो है कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करो इंडिविजुअल आइटम से। 15 पंजे 75, सीधा ऊपर गया 7, 15 दूनी 30 और 7 375। आसान हो गया। ठीक है, अगर आप पूरे पूरे को नहीं कर सकते तो पहले इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो और दोनों को लिख दो, तो ये हो गया 375। अब वापिस करें 35 इंटू 25, देखो 35 इंटू 25, तो मैं इंडिविजुअली कर सकता हूँ, या तो वही जैसे अपन बचपन में करते आ रहे हैं, 25 2 15 2 17 फिर क्रॉस लगा के, पर वो पुराना तरीका हो गया, नहीं करेंगे। क्यों करें भैया, हम बड़े हो गए। देखो 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 125, कैरी का 12, 25 इंटू 3 75 75 और 12 87 875। ठीक है जी, और ये हो गया तुम्हारा 450। सो प्रैक्टिकली कैलकुलेशन बहुत बड़ी जा रही है। ठीक है, तो अभी तो कैलकुलेट करते हैं, फिर दूसरे मेथड का इस्तेमाल करके इसी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो समीशन ऑफ एफ एम हमने वैसे ही लिखा है, तो ये हो गया 0, ऊपर चढ़ा 1, 7 और 7 14, 1 15 20 25 2 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 2 22, 2250। ठीक है जी, और ये कितना हो गया इधर, 10 20 30 40 50 50 100, summation of f. So let's calculate mean summation of fm divided by summation of f. So x bar is equal to 2250 divided by 100. तो mean is equal to 22.5। खैर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ने बचा लिया हमें, क्योंकि 100 है तो डिवाइड करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। बट भैया अगर इस प्रकार का हमारे बड़ी कैलकुलेशन आ गई और फ्रीक्वेंसी भी 40 45 48 ऐसा कुछ आ गया ना नंबर, तो डिवाइड करते करते हम मर जाएंगे। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो सकती है, तो चलो उस मिस्टेक को सुधारते हैं। जैसे एंटीवायरस, मैं क्यों प्रमोट करूं तेरे को, यहाँ से। हाँ जी, तो मिस्टेक को सुधारते हैं और देखते हैं कि अगर हम आसान तरीके से करते तो कैसे हम इस कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं कि हमें इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। सो लेट्स गेट बैक टू डायरेक्ट मेथड से अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो आपके अज्यूम्ड मीन मेथड में भी कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, जैसा पिछला था एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। ये लो अपॉन समीशन ऑफ, तो फर्क क्या होगा, ये जो डी है ना, ये x माइनस ए नहीं हो सकता, क्योंकि अब की बार x तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें d इज इक्वल टू m माइनस ए हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मतलब हम कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट बना देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ f। तो सबसे पहले कुछ भी अप्लाई करने से पहले मिड वैल्यू निकाल, फिर आगे बात करेंगे। सेम डेटा है पुराना वाला, 5 15 25 35 45। अब इसको बोलो कर जा, मैं तेरे को जानता नहीं हूं, कर जा। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हमारा काम है ए निकालना, तो ए हमने यहां से निकाल लिया। उसके बाद निकालते हैं डी, तो डी हो गया m माइनस एक्स माइनस ए, नहीं m माइनस ए हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो m माइनस ए माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। नेक्स्ट है d डिवाइडेड बाय ओ d मल्टीप्लाई बाय f, एफ डी माइनस 400 माइनस 300 0 250 200। क्या तक कोई दिक्कत, आसान हो गया। देख लेते हैं एक बार, सही तो कराना, माइनस 400 माइनस 300 250, ठीक है 200। अब क्या करना है, f मल्टीप्लाई बाय d का समीशन, समीशन एफ डी 450 प्लस का
और ये हो गया माइनस का 700। तो ये हो गया भैया माइनस का 250। 250 आ रहा है क्या माइनस का? देखो आ रहा ना माइनस का 250। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एडिशन 100, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समीशन ऑफ ए कितना है भैया? 25 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 100 माइनस का माइनस 250 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो गया x बार इज इक्वल टू प्लस, अब 100 है तो 2 के बाद ये 1 0 से 1 0 गया, बीच में आ गया पॉइंट, माइनस 2.5। तो 25 में से 2.5 गए तो कितना बचा? 22.5। आपकी कैलकुलेशन आसान हुई क्या पहले के मुकाबले? हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, हम ये यहीं से हमारा काम हो गया है। ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ये मतलब ये 875 375 ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के बाहर आ गया। तो ये कौन सा मेथड है? अज्यूम्ड मीन मेथड, जब डेटा बड़ा हो जाता है। तो चलो आखिरी मेथड भी देख लेते हैं इसका, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कोई फर्क नहीं है पिछली सीरीज से, बिल्कुल सेम है बेटा। बस फर्क क्या हो जाएगा? x की जगह m आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये अज्यूमिंग मेथड है, इसमें डैश लगाओ, इसमें c लगाओ, काम खत्म। बस यहाँ फर्क ये है कि d डैश का मतलब होता है d बाय c, और यहां पर d का मतलब है m माइनस a, ना कि x माइनस a। ठीक है जी, सेम फॉर्मूला, मतलब सेम डेटा, आंसर हमको पता है 22.5 आना चाहिए। देखो भाई यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ले भाई, सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो, m निकाल लो। 5 15 25 35 45। अब बोलो भाई, इसके बाद डी डैश से शुरुआत करते हैं। तो डी डैश के लिए पहले निकलेगा डी, जो कि होता है m माइनस ए। ए वही हम अज्यूम कर रहे हैं जो इतनी देर से कर रहे हैं, -20 -10 0 10 एंड 20। अब आपको करना है डी का डैश, मतलब डी को डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। तो आप कोई भी कॉमन फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहां पर क्योंकि हमको दिख रहा है 10-10 का डिफरेंस है, तो हम 10 को ही कॉमन फैक्टर मानेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, कैलकुलेशन मुश्किल करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे, इजी करने के लिए कर रहे हैं। तो ये लो डी डैश, मतलब डी डिवाइडेड बाय 10। तो -2 -1 0 1 एंड 2। अब हमें दिख रहा है कि हमारी कैलकुलेशन 1 2 के आसपास आ चुकी है। अब क्या है, डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ डॉट डी डैश लीजिए भाई, डी डैश और ये रहा एफ, -40 -30 0 25 एंड 20। नाउ समीशन करना है इसका, लियो भाई समीशन ऑफ एफ डी डैश। 45 -70 वो आ गया -25, 250 से आ गया 25, एक जीरो बाहर हो गया। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा 100। फॉर्मूला लगाएं, a 25 प्लस -25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। हो आ गई कैलकुलेशन, -2.5। तो x बार इज इक्वल टू 22.5 आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने सेम डेटा इस्तेमाल करा है शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई इन दोनों में फर्क इत्तू सा भी नहीं है, बस ये जीरो बाहर निकल के आ जाता है और कोई फर्क नहीं है, चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज लो, डिस्क्रीट सीरीज लो या फिर कंटीन्यूअस सीरीज लो। तो इन टोटल करीब 8 तरीके हैं, मतलब इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल नहीं होता, तो 8 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं मीन का। अभी आपके ऊपर आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो। जनरली पेपर में नहीं पूछते, पर अगर पूछ ले तो आपके पास है कि भाई कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड। क्या होता है, जितनी हमने कैलकुलेशन करी यार, हम में ना भगवान तो है नहीं, क्या हो गया भाई, हाँ हम भगवान तो है नहीं, कभी कभी हमसे गलती हो सकती है। तो अगर आपसे गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारते कैसे ये भी समझ लो। मान लो हमने 10 लोगों का डेटा लिया, कोई एक व्यक्ति था जिसका नंबर थे 55, हमने गलती से 45 चढ़ा दिया, इससे पूरा मीन बिगड़ गया। 55 की जगह 45 चढ़ा लिया तो पूरा मीन बिगड़ गया। तो अब हम वापस से मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक छोटा सा एडजस्टमेंट करके उस वैल्यू को सुधार देंगे। कितना आसान है, आप भी कर सकते हो, खैर इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम मीन का एक बेसिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, समीशन ऑफ x अपॉन n। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। मैंने बोला कि भाई आपने 10 लोगों का डेटा लिया और उससे आपको एडिशन आया 1500। 10 लोगों का डेटा जब जोड़ा तो आपके पास आया 1500 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका मीन आ रहा है 150। आपसे गलती क्या हो गई
कि आपने एक आदमी के नंबर थे 160 जिसको गलती से आपने 140 लिख दिया। तो आप बोलोगे भाई 160 की जगह 140 लिख दिया, कितने का फर्क है? 20 का। कम लिखा है हमने, खत्म। 1500 भी डिवाइडेड बाय 10 कर ले, 152 आ गया मीन। इतना क्यों परेशान हो रहा है? यही है करेक्टेड मीन। सो करेक्टेड मीन का मतलब क्या है कि आप समीशन ऑफ एक्स में जो भी डिफरेंस आया है उसको सुधार दो, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, करेक्टेड मीन, करेक्टेड वाला कैसे निकालते? बहुत आसान है। समीशन ऑफ एक्स ओल्ड यानी कि जो रॉन्ग है 1500 प्लस जो आपको लिखना था उसको ऐड कर दो करेक्ट वाला, माइनस कर दो जो आपको नहीं लिखना था यानी कि इनकरेक्ट वाला। सादा भाषा में वही कर रहे हैं, 160 जोड़ के 140 हटा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब वही 20 को ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय n। समझने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। 10 स्टूडेंट है जिनका मीन आ रहा है 50, 50 आ रहा है कितने स्टूडेंट्स का? 10 लोगों का। हमें पता चला कि यार गलती से हमने एक वैल्यू को 56 लिख दिया था जबकि हमें लिखना था 65। मतलब हमने लिख दिया 56 जबकि होना था 65। तो सादा भाषा में क्या करना है आपको? 9 और जोड़ने पड़ेंगे। पर 9 किस में जोड़ोगे? 9 जोड़ने के लिए आपको सबका टोटल पता होना चाहिए, तो हम बहुत आसानी से जोड़ लेते हैं। देखो, समीशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये मीन का फॉर्मूला 50 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, हमारा 10। तो 500 आ गया समीशन ऑफ एक्स, यानी सबको जोड़ने के बाद हमारा आ रहा था 500। अब अगर सही मीन निकालना है तो 500 में से इनकरेक्ट वैल्यू को हटा दो और करेक्ट वैल्यू को जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ के 500 आ रहा है, हमारे पास सिर्फ जो गड़बड़ थी वो ये थी कि 56 गलत लिख दिया था, तो 56 हटा दिया और 65 उसमें जोड़ दिया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम तो 10 के 10 ही है। 509 डिवाइडेड बाय 10 मीन आ गया आपका 50.9। खत्म। कितना आसान। ठीक है, तो कोई सा भी मीन हो बहुत इजीली कैलकुलेट होता है, बस आपको माइंड में थोड़ा सा फ्री रहना है कि हाँ भाई ये मेरे से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब भाई दुनिया में अगर कोई सबसे आसान चीज है तो वो है वेटेड अर्थमेटिक मीन। पूछो क्यों? क्यों? पूछो, अरे पूछ तो सही। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। वेटेड का मतलब है सादा भाषा में हमने कुछ को इंपॉर्टेंस दे रखी है समझने के लिए, ये फ्रीक्वेंसी है बस। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे मीन? अरे बहुत आसान है ना, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लो, लो कोई सा भी कर लो, खैर को उसमें कोई फर्क नहीं है, बट डायरेक्ट करते हैं ना जब हमें मतलब ही समझना है तो इसकी जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। एफ की जगह डब्ल्यू लिख दिया, काम खत्म। देखो, हमें वही वाला आ गया। तो हाँ भाई, 50, 80, 90, 240, 100, ये कितना है? 5 4 3 6 2, ये हो गया 20, ये आ गया 560, याद है मेरे को। तो समीशन ऑफ 560 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 28। खत्म। वही है, वेटेड का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ एक वेट अटैच कर दिया, मतलब सादा भाषा में एक फ्रीक्वेंसी अटैच कर दी है उनके साथ। ठीक है, अंतिम प्रकार के मीन है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का पहले लॉजिक समझना है क्योंकि मेरे को भी काफी लेट समझ में आया था जब मैं 11वीं में था। कंबाइंड मीन का मतलब क्या है? जैसे हमने बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स तुम लोगों के पास भी है कुछ के पास और साइंस वालों के पास भी है, तो तुम्हारी क्लास के मैथमेटिक्स के मार्क्स का एवरेज आ रहा है 10, 10 तो कम हो गया, मतलब 40 में से मान लो 28, और उधर साइंस वालों का एवरेज आ रहा है 40 में से 25। अब दोनों का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो देखो दो तरीके हैं, या तो दोनों का डेटा एक साथ लिखो, बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा वो, फिर उसका मीन निकालो। या फिर अगर मुझे पता है कि मेरी क्लास का मीन कितना है और उसकी क्लास का मीन कितना है, तो दोनों के मीन को एक फॉर्मूले में लगा दो, डायरेक्ट कंबाइंड मीन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? देखो, इसको हम बोलते हैं मीन x12, 12 मतलब दो नंबर, दो अलग अलग डेटाओं का मीन। ठीक है, देखो कैसे निकाला, वही चीज करूंगा मैं, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। आपको पता मैं क्या कर रहा हूं?
वही कर रहा हूं, दोनों को जोड़ रहा हूं। x1 n1 किसके बराबर होता है? समीशन ऑफ x1, और ये हो गया समीशन ऑफ x2। इतना कंफ्यूज नहीं होना, सादा भाषा में बोलो। पहले का मीन और पहले के नंबर ऑफ आइटम, दूसरे का मीन दूसरे के नंबर ऑफ आइटम, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 कर दीजिए। जैसे ये रहा आपके सामने एक डेटा। तो सेक्शन ए में 60 बच्चे हैं जिन्होंने 40 मीन मार्क्स लिए अकाउंट्स में। मतलब सेक्शन ए में 60 बच्चे हैं जिनके मीन आया है 40। सेक्शन बी में 35 बच्चे हैं, नहीं 40 बच्चे जिनका मीन आया है 35। आपको निकालना है कि टोटल 100 बच्चों का मीन क्या है। तो पहले तो इसके टोटल देख लो, इसका टोटल देख लो। इससे अच्छा है हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ले x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, सादा भाषा में बोले तो x1 आ गया आपका 40 इंटू 60 प्लस ये कितना है भैया 35 इंटू 40 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 60 प्लस 40। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ी मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, जिनको आ जाए समझ में बहुत अच्छी बात है बेटा। 40 को कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ये हो गया 60 प्लस 35, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया 100। ठीक है, तो 4/10 और ये हो गया 95। ठीक है, अब नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 2 9 चौक 36 और 2 38 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया आपका 38। ठीक है, ये मैथमेटिक्स इस्तेमाल करी मैंने कॉमन लेकर। आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। दोनों में कोई भी डरने की बात नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है, इजी है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है आपका एक होमवर्क। भाई ये आपका एक डेटा है और आपको यहां से इसके x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर इस डेटा का मीन 18 है तो ये आपके पेपर में आता है। कर लोगे अपने आप? नहीं करोगे? मैं करा दूं? देखो भाई मैं आपको बताता हूं कैसे करना, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरीके के डेटा को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत या सबसे ज्यादा आपकी मदद करता है आपका आंसर यानी मीन। ठीक है, और इसको यूज करने के लिए हम या तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। मैं कराता हूं चलो शॉर्टकट मेथड से, यानी कि तुम्हारे अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो ये आपका एक डेटा है, कंटिन्यूअस सीरीज है, तो बिना सोचे हम लोग जो है ना यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, ये हमने निकाल ली मिड वैल्यू। ध्यान से समझना, हमारा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। यहां पर हमें एक अज्यूम्ड मीन लेना है। अब यहां आती एक छोटी सी ट्रिक, आप समझदारी करोगे बहुत आसान आ जाएगा। आपको जो अज्यूम्ड मीन लेना है, अब तो आपको एक्चुअल में मीन पता ही है, तो अब जो आप अज्यूम्ड मीन लोगे कोशिश करो कि वो सबसे ज्यादा प्लस हो मीन के। जैसे यहां दे रखा 18, हमारे पास 18 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली इसको 18 को ही अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। खत्म। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी कैलकुलेशन यूं हो जाएगी और वैल्यू खत्म हो जाएंगी सारी। जब तुझे पता है कि आंसर 18 ही है तो हमने 18 को अज्यूम मीन ले लिया, इससे सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 17 होता तो भी मैं 18 को ले लेता। ठीक है, क्या है देखो, ऐसा नहीं करना कि भाई अगर 22.5 मीन है तो हम यहाँ पर अज्यूम्ड मीन भी 22.5 ले रहे हैं, वो फिर सब कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाएगी। हम उसके नियरेस्ट जो अवेलेबल है ना उसको लेंगे। अब यहाँ तो एग्जैक्टली अवेलेबल मिल गया तो हम इसी को यहाँ पर पिक कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले निकालते हैं डी। डी मतलब m माइनस ए, तो भाई -6 -4 -2 0 2 4 6। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? चलो इसके बाद आता है एफ डी, एफ डॉट डी। हाँ भाई, -18 -24 -18 0 2 इंटू एक्स हो गया 2x 20 24। कोई प्रॉब्लम? एनी वन? इजी है। फिर क्या करना है? समीशन करना है इसका। ये लो 40 क्या हो गया 44 44 24 ना, हाँ 44 प्लस 2x, और ये कितना हो गया भैया 18 दूनी 36 और 24, ये हो गया -60। ठीक है, नाउ समीशन ऑफ एफ डी -16 प्लस 2x। देखो ये गधा है ये घोड़ा है, दोनों आपस में नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब क्या चाहिए? समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ कर देते हैं भैया। ये हो गया 9 9 9 18
18 और 9 हो गए 27, 27 और ये हो गया 40, 40 प्लस एक्स। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारे मीन को अज्यूम मीन के बराबर लेने से क्या फायदा हुआ। मीन की वैल्यू है 18, हमने लिया अज्यूम मीन भी 18, समीशन ऑफ एफ डी एक्स हो गया -16 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 40 प्लस एक्स। अब देखो फायदा क्या हुआ है, खत्म। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 16 अपॉन 40 प्लस एक्स। ठीक है, इतना ही फायदा नहीं है, देखो ये भी इससे मिलके 0 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। समझ में आया? तो जैसे ही हमने अज्यूम मीन को मीन के बराबर लिया अपने डेटा में से, तो हमारी पूरी कैलकुलेशन खत्म हो गई और बस इतने से पार्ट से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टेक्निक से इस्तेमाल करो, आपके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। चलिए बालको, तो आई होप सो आपको सब चीजें समझ में आई हो। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।